राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 जून को प्रस्तावित देवघर दौरा स्थगित। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में होना था शामिल। राष्ट्रपति भवन ने जिला प्रशासन और एम्स को भेजी सूचना। शराब घोटाले में गिरफ्तार निलंबित IAS विनय कुमार चौबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का दर्ज होगा मामला। राज्य सरकार ने ACB को प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट PG की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित कराने की दी अनुमति। पहले यह परीक्षा 15 जून को थी प्रस्तावित। और झारखंड समेत देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 जून से 2 दिवसीय देवघर दौरा टल गया है। राष्ट्रपति भवन ने कल देर शाम देवघर जिला प्रशासन और एम्स प्रबंधन को राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थगित होने की सूचना भेज दी है। ऐसे में 11 जून को एम्स में आयोजित होने वाले पहले दीक्षांत समारोह को भी स्थगित कर दिया गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि राष्ट्रपति के देवघर आगमन से संबंधित नई तिथि तय होने के बाद ही एम्स का दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। उधर राष्ट्रपति अपने दौरे के क्रम में बाबाधाम मंदिर में भी पूजा अर्चना करने वाली थी। इसे लेकर बाबाधाम मंदिर में चल रही तैयारियों को भी स्थगित कर दिया गया है। पुरोहित अजय परिहस्त ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पूरा देवघर उत्साहित था। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही राष्ट्रपति का नया कार्यक्रम तय होगा। लेकर पहले से पुरोहित भी तैयार रहते हैं शंखनाद करने के लिए। तो कोई फूलों से पुष्प वर्षा करके कई मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत किया जाता था, लेकिन इस बार वो आना स्थगित हो गया। तो काफ़ी मायूस हैं लोग, लेकिन फिर भी उनके ना आने के बावजूद लोग बाबा बैद्यनाथ से उनके लिए उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और अच्छे और बढ़िया काम करें और आम जनता को के लिए कुछ ऐसा करें कि लोग सदियों तक उसका लाभ उठाए। इससे बाबा की यही कामना करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित आवासीय कार्यालय में एम्स देवघर के निदेशक सौरभ वार्ष्णेय और उप निदेशक प्रशासन अभीक दास ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को एम्स देवघर में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं और सेवाओं से अवगत कराया। इसके अलावा मुख्यमंत्री से झारखंड एकेडमी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम से जुड़ी जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में 15 से 17 जून तक होने वाली G7 शिखर बैठक में भाग लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कल श्री मोदी को फोन करके इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पीएम ने बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी से फोन पर बातचीत करके खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी। G7 शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने पर आभार जताया। पीएम ने कहा कि भारत और कनाडा जीवंत लोकतंत्र हैं और दोनों देशों के बीच गहरे जनसंबंध हैं। हम आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नई ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे। सम्मेलन में मुलाकात का इंतजार है। और शिखर सम्मेलन कनाडा के एल्बर्टा प्रांत के कानानास्किस में 15 से 17 जून के बीच होगा। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन उसे अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। भारत को आमंत्रित करना समूह के लिए भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी दर्शाता है। राजधानी रांची के कांके स्थित बंद पड़ी राजकीय बेगन फैक्ट्री को जल्द ही पुनर्जीवित किया जाएगा।
ICAR नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद की 2 सदस्यीय टीम ने कल बेकन फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद टीम के सदस्यों ने कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात की। उन्होंने श्रीमती तिर्की को बताया कि बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की संभावना 100% है। निरीक्षण से संबंधित रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर विभाग को सौंप दी जाएगी। इस फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए हैदराबाद से तकनीकी जानकार भी अगले कुछ दिनों में फैक्ट्री का जायजा लेने आएंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू अपने 6 दिवसीय दौरे पर आज झारखंड आएंगे। वे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ विभिन्न जिलों में पार्टी के कई कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे। बैठकों में संगठनात्मक मुद्दों के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार के राजू कल सिमडेगा और चाईबासा में रहेंगे, जबकि 9 जून को रामगढ़ में बैठक करने के बाद बोकारो में पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10 जून को लातेहार और चतरा में, जबकि 11 जून को रांची में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 12 जून को लोहरदगा और गुमला जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बाबूलाल मरांडी पर पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा झूठ और भ्रम का जो वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है, वह झारखंड की जनता को गुमराह करने की एक और असफल कोशिश है। उन्होंने कहा कि श्री मरांडी ने जिन सड़कों की दुर्दशा का हवाला देकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की बातें कर रहे हैं, वह दरअसल उनकी पार्टी के शासनकाल की ही देन है। श्री पांडे ने कहा कि वर्षों तक सत्ता में रहकर भाजपा ने झारखंड को बदहाल सड़कें, अधूरे पुल और खस्ताहाल गांव ही दिए। राजधानी रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप मामले में आरोपी पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव समेत 5 लोगों की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 30 जून को सुनवाई होगी। याचिका पर कल न्यायायुक्त की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इस मामले में गीताश्री उरांव के साथ कोंद्रसी मुंडा, निरंजन हेरेंज टोपो, सुनीता मुंडा और राहुल तिर्की ने 26 अप्रैल को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। शराब घोटाले में गिरफ्तार निलंबित IAS विनय कुमार चौबे और उनके करीबियों के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति का मामला चलेगा। राज्य सरकार ने इस सिलसिले में ACB को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि ACB की टीम ने पिछले महीने की 20 तारीख को शराब घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का अहम योगदान है। इसके अंतर्गत संचालित विद्या विकास समिति के माध्यम से देश भर में हजारों शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। विद्या विकास समिति के प्रदेश सचिव मुकुल शर्मा ने संस्थान की उपलब्धियां बताते हुए DD न्यूज से खास बातचीत की। विद्या विकास समिति के प्रदेश सचिव नकुल शर्मा जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से ये जो आचार्य का प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा है और ये मूल संस्कृति से उसको जोड़कर आप आगे बढ़ा रहे हैं? विद्या विकास समिति झारखंड में जो हम सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर संचालित करते हैं, तो सर्वप्रथम हम आचार्यों की नियुक्ति करते हैं और हम अपनी परंपरा के अनुसार बच्चों को जो शिक्षा देना चाहते हैं, सर्वप्रथम आचार्यों को हम प्रशिक्षित करते हैं। उनको हम शैक्षिक प्रशिक्षण देते हैं, सामाजिक प्रशिक्षण देते हैं और बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए हमको क्या करना है, तो पहले स्वयं का विकास करते हैं, फिर हम बच्चों का विकास करते हैं। अब तक झारखंड में इस संस्था ने क्या योगदान दिया है और किस तरीके से जो ये समिति है कितने बच्चों को बाहर निकाली है, उनमें टेक्निकल एजुकेशन को किस तरीके से बढ़ावा देती है, या जो गरीब लोग हैं उनको किस तरीके से आप प्रमोट करते हैं? एक तो है क्या कि हम अपने विद्यालयों में बच्चों को जो शिक्षा देते हैं उनका सर्वांगीण विकास है, और ये विद्यालय जो हमारे नगर में चलते हैं उस बच्चों का विकास करते हैं, तो वे एक अच्छे नागरिक के रूप में निकलते हैं और पदाधिकारी के रूप में जाते हैं।
दूसरा, वैसे परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, माता पिता के पास पैसा नहीं है, तो हम सरस्वती संस्कार केंद्र, सरस्वती शिक्षा केंद्र के माध्यम से उसके निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और सेवा भावी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो 24 हमारे कार्यकर्ता हैं, वे निरंतर लगे रहते हैं, उन विद्यालय बच्चों का विकास करते हैं। जो अच्छे टैलेंट बच्चे हैं, हमारे दिल्ली में सेवा धाम का विद्यालय है, वहाँ पर उनको भेजकर फिर उनका करियर का शुरुआत करते, अच्छा IAS IPS बनकर वे समाज में कार्य कर रहे हैं। किस तरीके से जो समाज में आपका योगदान है, अगर हम कहें कि मोटो क्या है इस विद्यालय का, किस तरीके से आप बच्चों में एक बेहतर नागरिक के साथ साथ उन्हें जॉब ओरिएंटेशन भी बनाते हैं? हम अपने बच्चों को केवल नौकरी करने वाला नहीं बनाना चाहते, नौकरी देने वाले बालक बनाना चाहते हैं। हमारे विद्यालय जो बच्चे पढ़ते हैं वे नौकरी देने वाला बनता है, वे स्वयं अच्छा काम करता है और 10 लोग को नौकरी देने वाला बनाता है। ये हमारा उद्देश्य है, और देशभक्त नागरिक निर्माण करना। तो विद्या विकास समिति का मूल मोटो है कि वो एक देश का अच्छा नागरिक हो, और भारत की जो एक प्राचीन परंपरा रही है, शिक्षा की परंपरा रही है, उसके उन्नयन में अपना बहुमूल्य योगदान वो बच्चे भी आने वाले दिनों में दें। इसी सोच के साथ संस्था इस काम को आगे बढ़ा रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पुल निर्माण कर रही एक कंपनी से भाकपा माओवादियों के नाम पर लेवी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 पूर्व नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी भी 4 आरोपी फरार हैं। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि ठेकेदार द्वारा पैसे नहीं दिए जाने के बाद कंपनी के मुंशी के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। इस मामले में 22 मई को नामकुम थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और टेक्निकल सेल की मदद से पुलिस को यह सफलता मिली। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से क्या कुछ बदलाव हुए हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि देश को विकसित करना है तो पहले किसानों को मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने कृषि को विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर आज बदलते भारत में कृषि और किसान को उभरते भारत की सबसे बड़ी पहचान बना दिया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की। मोदी सरकार ने कृषि और अन्नदाता के विकास के लिए अपने सारे खजाने खोल दिए। पिछले 11 वर्षों में कृषि और किसानों के बजट को 6 गुना से भी ज्यादा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,37,000 करोड़ रुपए कर दिया। किसानों के उत्पादों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर दिया। किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी उत्पादन लागत को कम करना, यही सबसे बड़ा मंत्र था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने आज किसानों का सम्मान बढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और सबसे बड़ी बात, उनकी आमदनी को बढ़ा दिया है।
जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है और किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होता है। 14 दिन के अंदर अगर फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती है और थोड़ा बहुत खाते से कट जाता है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि है, किसान बीमा योजना है और फसलों के मूल्य में वृद्धि बराबर हर साल हो रही है। किसानों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों योजनाओं के चलते कृषि मंत्रालय ने हाल ही में इस वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन के अनुमानित आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,539.59 लाख टन है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे देश में आज खाद्यान्न के भंडार भरे हैं। किसानों को सस्ता कर्ज मिले, उसके लिए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव किए। कर्ज राशि की सीमा को बढ़ाया। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू हुई किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। मोदी सरकार में किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए मोदी सरकार में एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सरकार ने देश में पहली बार कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार कृषि किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। किसान खेती की आत्मा है, जीवनदाता अन्नदाता है। विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती मोदी सरकार का लक्ष्य है। आज भारत अपनी घरेलू जरूरतों के साथ ही दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। भारत आज विश्व बंधु है, कल विश्व गुरु बनेगा। भारत विकसित बनेगा, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल उत्तराखंड पहुंचे और उन्होंने किसानों से संवाद किया। देश के किसानों की समृद्धि का लक्ष्य विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उत्तराखंड पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। घाट पर खड़े होकर किसानों से किया संवाद। कृषि मंत्री ने कहा उत्तराखंड को बनाएंगे हार्टिकल्चर हब। कृषि मंत्री ने कहा वैज्ञानिकों के लिए असली लैब किसानों का खेत। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और आधुनिक ज्ञान के साथ किसानों को सशक्त बनाने के एक दृढ़ कदम के तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसे 29 मई से 12 जून तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 16,000 वैज्ञानिकों की 2170 टीमें गांव-गांव जाकर करोड़ों किसानों से सीधा संवाद कर रही हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। चौपाल लगाकर किसानों के साथ संवाद भी किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को देहरादून के पाववाला सोहडा पंचायत में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने आम के बगीचे में घाट पर खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौपाल में कहा कि
उनकी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पाववाला सोडा में स्थित नर्सरी का अवलोकन करते हुए पौधारोपण किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में कृषि अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। असली लैब तो खेत है, किसान की खेत। जब वहां काम होगा तब मामला बनेगा। और इसलिए कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाया कि वैज्ञानिक भी निकले, केंद्र सरकार का कृषि विभाग निकले, वीसी निकले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हमारे केवीके का अमला निकले, राज्य के कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी निकले और गांव में किसान के बीच पहुंचे। पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी अभियान के तहत देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी। 15 जून को होने वाली नीट पीजी की परीक्षा अब 3 अगस्त 2025 को होगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी। एनबीई का कहना था कि परीक्षा में करीब 2.5 लाख छात्र बैठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को परीक्षा को 2 के बजाय एक शिफ्ट में कराए जाने का आदेश दिया है। इसके मद्देनजर हमें परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने के लिए करीब 450 सेंटर की और ज़रूरत होगी। साथ ही वहां सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के उचित इंतजाम करने और छात्रों को फिर से सेंटर चुनने का उचित मौका देने के लिए और वक्त की ज़रूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई की मांग को मंजूरी देते हुए परीक्षा को 3 अगस्त को कराने की इजाज़त दी है और कोर्ट ने साफ किया है कि इस समय सीमा को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 महीना पूरा हो गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हमारे सशस्त्र बलों ने 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हमारे सशस्त्र बलों ने 6 से 7 मई की दरमियानी रात 1:05 से लेकर 1:25 के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादियों के 9 लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए, जिसमें बहावलपुर में स्थित जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय भी शामिल था, जबकि मुरीदके में मौजूद लश्कर के आतंकी ठिकानों पर भी ऐसा प्रहार हुआ कि कई आतंकी भी इसमें मारे गए। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि उसे हमारे बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जाबाज जवानों ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब आतंकवाद के खिलाफ भारत का न्यू नॉर्मल एक्शन है। अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर ही बात होगी। झारखंड समेत देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों में आज विशेष नमाज अदा की जा रही है। आप इन 6 तस्वीरों में देख सकते हैं। तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, अजमेर, पटना सुबह से ही जो नमाज है वो अदा की जा रही है और ख़ासतौर से मस्जिदों में लगातार नमाज अदा करने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। मस्जिदों में अमन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बलिदान, विश्वास और मानवीय मूल्यों का ये त्यौहार प्रतीक है। इधर राजधानी रांची सहित राज्य भर में पूरी अकीदत के साथ ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। कुर्बानी के पवित्र पर्व को लेकर मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। वहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
मस्जिदों, ईदगाहों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बकरीद के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ये त्योहार बलिदान, आस्था तथा अनेक उदात्त आदर्शों के महत्व को समझाता है। आइए इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर समाज और देश के लिए समर्पण की भावना के साथ कार्य करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में कहा कि ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अवसर सद्भाव को प्रेरित करे और हमारे समाज में शांति के ताने बाने को मजबूत करे। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को बकरीद की मंगल कामनाएं और मुबारकबाद दी हैं। उन्होंने कहा है कि ईद उल अजहा कुर्बानी का पर्व है। यह पाक त्यौहार हमें जीवन में त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है। यह त्याग ही वह महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो परिवार, समाज और देश की एकजुटता को कायम रख पाता है। साहिबगंज के राजमहल, तीन पहाड़ और मिर्जा चौक की पीरपैंती रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रैफिक और पावर ब्लॉक की वजह से तीन पहाड़ राजमहल पैसेंजर 13 से 15 जून तक रद्द रहेगी, जबकि साहिबगंज एक्सप्रेस 9 और 11 जून तथा साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर 8, 9 और 11 जून को रीशेड्यूल की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब महज 14 दिन शेष रह गए हैं। योग सूत्र में आज देखते हैं महिलाओं में संतानहीनता दूर करने से संबंधित योगासन के बारे में। आजकल देखा जा रहा है कि फीमेल इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम 2 आसन लाए हैं, बहुत सुंदर आसन जो आपकी इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक है। तो आइए समझते हैं उन्हें कैसे करना है। पहले हम दोनों पाँव के नमस्ते बना के ऐसे बैठेंगे, फिर धीरे से अपने राइट पाँव को ऐसे डायगोनली या तिरछा लेकर जाएंगे। ये आसन में आने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने लेके आना है और वॉक करते हुए या आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। आप जितना नीचे जा सकते हैं आप जाइए, कंफर्टेबल होके। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप देखेंगे आपके इनर थाई में एक बहुत सुंदर सा स्ट्रेच आ रहा है। धीरे 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 अपने स्ट्रेच को बढ़ाते हुए नीचे की तरफ जाना है और अगर कोशिश करके अपने सर को नीचे लगाना है। जितनी देर आप रुक सके नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ रुकना है और धीरे से वापस आ जाना है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये स्ट्रेच एक बहुत सुंदर स्ट्रेच, ब्यूटीफुल स्ट्रेच एक्सपीरियंस करेंगे। अब राइट लेग को वापस अंदर लेके आना है और लेफ्ट पाँव को बाहर की तरफ लेकर जाना है। बैक को सीधा रखते हुए, अपने घुटनों को सीधा रखते हुए, पाँव को सीधा रखते हुए, टोस को अंदर की तरफ खींचते हुए, इसी प्रकार पहले की तरह ही वापस सामने की तरफ चलते हुए आगे जाना है। धीरे धीरे वॉक करते हुए, हल्का हल्का स्ट्रेच देते हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वापस आने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 जून को प्रस्तावित देवघर दौरा स्थगित। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में होना था शामिल। राष्ट्रपति भवन ने जिला प्रशासन और एम्स को भेजी सूचना। शराब घोटाले में गिरफ्तार निलंबित IAS विनय कुमार चौबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का दर्ज होगा मामला। राज्य सरकार ने ACB को प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट PG की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की दी अनुमति। पहले यह परीक्षा 15 जून को थी प्रस्तावित।
और झारखंड समेत देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम।